हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा मेरा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। और आइए देखते हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। देखिए, इसमें 40 नंबर का आपका जीके से, 40 नंबर का आपका जो है जनरल साइंस से है, और उसके बाद आपका 10 नंबर जो है जीएस से है, मतलब कि जनरल अवेयरनेस वगैरह इसमें टोटल आ जाएगा। तो देखिए 40 नंबर जो साइंस से वो बहुत ही इफेक्टिव आपका रोल निभाएगा इस वीडियो में, इस सब्जेक्ट में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो E=hc। एक और रिलेशन होता है 1/λ होता है। E= जो होता है 1/λ होता है। तो पूछा क्या गया है, यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य को दुगनी कर दी जाए। तो देखिए इसको जब नीचे वालों को हम दुगनी कर देंगे तो फोटोन की ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो फोटोन की ऊर्जा के बारे में पूछा गया। अगर देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ। अब जब लेमडा के मान 2 हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाएगा। तो E का मान कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तक माध्यम से समान विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए किस कारक पर निर्भर करने के पूछा गया है कि अपवर्तक माध्यम के समान विस्थापन जो है किस कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए अपवर्तन के माध्यम की मोटाई पर निर्भर करता है, प्रिज्म की त्रिज्या पर नहीं करता है, प्रिज्म का क्षेत्रफल पर भी नहीं करता है, विचलन कोण पे भी नहीं करता है। तो ये करता किस पे है, तो अपवर्तन माध्यम की मोटाई पे जो है, इस मोटाई पे इसका जो है विस्थापन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान एसआई इकाई है। तो देखिए दबाव का पूछा गया है। तो दबाव का क्या होता है, दबाव मतलब कि प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर बराबर आपका होता है F/A, मतलब कि फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। इसका एसआई इकाई क्या है, पास्कल है। तो देखिए कार्य का हो नहीं सकता है, ऊर्जा बटे विस्थापन भी नहीं होगा, ऊर्जा बटे वेग भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाले किसी वस्तु के वेग और समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए वेग और समय को परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो एक प्रकार के एक जो है स्लोप के टाइप का आ जाएगा, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे टाइम भी जो है बढ़ते चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 9 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछा गया कि अधिकतम कब होती है। तो देखिए नीले प्रकाश के लिए नहीं हो जाएगा, नीले प्रकाश, हरे प्रकाश, पीले प्रकाश और नारंगी प्रकाश के लिए। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है कि जिस रंग का जो होता है तरंगदैर्ध्य अधिक जितना होगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होगी। तो देखिए बैजानी हापी नाला के अगर आप लेते हैं, बैजानी हापी नाला, तो देखिए बैगनी रंग को हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे नीले रंग भी कम हो जाएगा, हरे रंग भी कम हो जाएगा। हापी नाला, तो देखिए ऊपरी ला हो जाएगा ना, तो ना पे कितना पे 2 नंबर पे आ रहा है, तो नारंगी का हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें। और क्या बोला गया है कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो देखिए नीचे बैगनी होता है, ऊपर लाल होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप चलते रहिएगा, जितना जो होता है तरंगदैर्ध्य होता है उतना ही उसका फोकस दूरी बढ़ते चला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 10 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़िए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश है। क्या पूछा गया है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के रूप में संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के सदिश में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है। तो देखिए अदिश राशि पूछा गया है, तो देखिए अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है मतलब कि इनमें से कौन सा जो है सदिश राशि है। तो देखिए बल जो हो जाएगा इसका सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, और चाल के जगह अगर वेलोसिटी रहता तो वेलोसिटी आपका जो है सदिश राशि है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है चाइना के मानसरोवर झील से होते हुए आती है। कौन सा हो जाएगा, चाइना के मानसरोवर झील से आती है, तो उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, मानसरोवर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किया गया है। तो देखिए इसको शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है। तो देखिए 35वां काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 52वां भी काट दीजिए, तो 42वां संविधान संशोधन 1926 के तहत जो है समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कमज़ोर बल है। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे कमज़ोर बल की बात करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमज़ोर बल हो जाएगा। देखिए एक चार्ट के अनुसार देखते हैं कि मजबूत अगर नाभिकीय बल पूछा गया है तो नाभिकीय बल का रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो होता है विद्युत चुंबकीय बल का, उसके बाद कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल का, उसके बाद देखेंगे कमजोर नाभिकीय बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए मजबूत नाभिकीय बल का कितना हो जाएगा, रेशियो है ये, तो 1 हो जाएगा। और वही विद्युत चुंबकीय बल का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि कौन सा, तो कमजोर नाभिकीय बल, तो कमजोर मजबूत नाभिकीय बल का रिलेशन 1 होता है, कमजोर नाभिकीय बल का हो जाएगा 10⁻⁻13। और वही अगर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा गया है तो गुरुत्वाकर्षण का हो जाता है 10⁻⁻13। ये सभी जो होता है रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है सबसे कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा सबसे कमजोर बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि को आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है कि मस्तिष्क जो होता है किसी उत्सर्जित ध्वनि को आवृत्ति को पहचान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पिच रिलेटेड हो जाएगा। पिच बढ़ेगा तो इसका आवृत्ति जो हो जाएगा बढ़ते चला जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा देखेंगे सोडियम के कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें प्लस दिया गया है। सोडियम के बाद देखेंगे मैग्नीशियम +2 दिया गया है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद देखेंगे एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का होता है 13, यहाँ पे +3 दिया गया है, एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा। और एल्युमिनियम के बाद देखेंगे किसका, तो सिलिकॉन का देखेंगे कितना हो जाता है, यहाँ पे +4 दिया गया है, तो 14 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा पूछा गया है, देखिए इसमें होता क्या है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, तो देखिए नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा सम इलेक्ट्रॉनिक में नाभिकीय आवेश जितना होगा तो उसकी नाभिकीय त्रिज्या जो हो जाएगी उतना ही छोटा होगी। तो देखिए इसमें सिलिकॉन की जो है आवेश ज़्यादा है तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा आपका मैग्नीशियम के आपका बाद आ जाएगा सोडियम आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे +4 दिया गया है, यहाँ पे +3 दिया गया है, यहाँ पे +2 दिया गया है, यहाँ पे +1 दिया गया है। और पूछा क्या गया है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका कि जिसका सबसे ज़्यादा सम इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा, तो सिलिकॉन यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 29 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्धारित की जाती है। तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु जो होता है न कि आयतन से होता है, नहीं कि दाब से, नहीं कि तापमान से, तो इसका हो जाएगा कौन सा, तत्व की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो 30 का हो जाएगा आपका सी कि तत्व के प्रकृति पे निर्भर करती है। और रेडियो एक्टिव तत्व की खोज जो है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा? तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं एसीटोन का आईयूपीसी नाम क्या है किसका? तो एसीटोन का आईयूपीसी नाम पूछा गया है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल। तो क्या बोल जाए एसीटोन, एसीटोन का कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल हो, एसीटोन का कौन सा हो जाएगा? तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, जो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के लंबवत खाने को क्या कहते हैं? तो देखिए आवर्त सारणी का एक होता है लंबवत खाने होता है इस तरह से, और एक हो जाता है आपका इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है तो एक इस तरह से होता है। तो पूछा गया है कि लंबवत खाने के हम क्या बोलें? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम आवर्त बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि आवर्त सारणी के लंबवत खाने को क्या बोलेंगे? तो इसमें पूछा क्या गया है? समूह। तो वर्ग को हम समूह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और जो क्षैतिज पूछता ना, तो क्षैतिज होता तो हो जाता है इसमें आवर्त हो जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि लंबवत पूछा गया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, समूह हो जाएगा, वर्ग उसी को बोलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक की बात करते हैं तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन हो जाएगा। तो मीथेन के परमाणु से मीथेन का जो होता है सूत्र कितना होता है? CH4। इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है? तो भारत में अगर टोटल जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में टोटल जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कंपनियों का किसका मुख्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए? तो देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है आपका 1952 में किया गया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में किया गया है। और देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड का कहाँ हो? तो कोल इंडिया लिमिटेड का आपका कलकत्ता हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा। तो 2 का 3 किस में? इसमें मैच कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कहाँ है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका जो है जितना बताएं आपको कि इसका कब ईस्वी हुआ था, तो कभी कभी इसका ईस्वी भी पूछा जाता है रेलवे में, तो रेलवे के मद्देनजर जो है इसका ईस्वी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन कि टाँका लगाने वाले मिश्र धातु कौन कौन से है? तो देखिए टाँका लगाने वाला कौन कौन से है? Pb+ एसएन जो हो जाएगा आपका टाँका लगाने वाला हो जाएगा। Cu+ जेंडेन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पीतल। और Cu+ एसएन हो जाएगा आपका कांसा जो हो जाएगा Cu+ एसएन हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आपका Pb+ एसएन हो जाएगा किसका? टाँका का। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें पूछा गया है क्या कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए इसका निकालना बहुत ही आसान बात है कि इसका तो ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से हम निकालते हैं, आइए उसको बारे में बात करते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है क्या? F2O। तो F2O में पूछा गया है, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो F2O में O का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम यहाँ पे 1 से मान लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा? तो 1 दिया गया है तो -1 × 2 हो जाएगा, -1 × 2। और इसको जो है x हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 0 = जो हो जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन संख्या कितना हो जाएगा? तो +2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है लेड का अयस्क है? तो देखिए इसमें लेड का अयस्क पूछा गया है। तो बॉक्साइट इसमें एल्युमिनियम का हो जाएगा। लेड का अयस्क कौन सा हो जाए? तो लेड का अयस्क इसमें गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस तत्व का घनत्व जो है सबसे अधिकतम होता है? तो देखिए ऑस्मियम का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा गया है तो किसका? तो ऑस्मियम का घनत्व होता है कितना है? तो ऑस्मियम का घनत्व जो होता है
22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। उसके बाद देखेंगे लेड का कितना होता है तो 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। उसके बाद प्लेटिनियम को देखेंगे, प्लेटिनियम का हो जाता है आपका कि 21.45 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। और आपका घनत्व इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा घनत्व इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा इसका घनत्व का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे अगर भारी घनत्व पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। और CaSO4 इंटू 2H2O जो हो जाएगा आपका जिप्सम का हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए समुद्री ऊर्जा के स्रोत पूछा गया है तो महासागरीय तापीय ऊर्जा जो हो जाएगा समुद्री ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। और समुद्र में तरंग बनता है तो तरंग ऊर्जा भी हो जाएगा। समुद्र में जो है ज्वारीय बनता है, टिड्डल प्रभाव होता है, मतलब वो भी बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि समुद्र में जो हो जाएगा सौर ऊर्जा से रिलेटेड नहीं होता है, समुद्र में सौर ऊर्जा नहीं बनता है, सौर ऊर्जा सिर्फ जो है सोलर से ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं तो गलत हो जाएगा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं इसमें पूछा क्या गया है कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है अर्ध विकसित अल्प विकसित होता है और यूकैरियोटिक जो होता है विकसित होता है। तो पूछा किया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है, ये भी सही हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं जो है विकसित कोशिकाओं है तो ये देखिए अनुपस्थित नहीं होगा, उपस्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर कि रुधिर से फेफड़ों तक को CO2 परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो देखिए रुधिर से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो देखिए प्लाज्मा में घुली अवस्था के कारण नहीं हो जाएगा, केवल कार्बोनिक अम्ल नहीं हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है तो कार्बोनिक अम्ल और कार्बो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 कि सत्वमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण जो है कहाँ से लिया गया है। तो यह उदाहरण जो है आपका मुंडकप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। तो देखिए भारत की सबसे प्राकृतिक मीठे पानी का झील आपका बुलर झील है। बुलर झील कहाँ में है तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लोकतक झील आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कि पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण तना जो है सूरज की रोशनी के कारण जो रोशनी की ओर झुक जाता है, जैसे कि सूर्यमुखी को देखते होंगे कि सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है, वो कौन से हार्मोन के कारण होता है तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निषेचित अंडा युग्मनज खाली स्थान में प्रेरित किए जाते हैं। तो देखिए VIF होता है इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से होता है। जब निषेचित अंडा जो होता है बाहर परखनली में निषेचन किया जाता है और उस अंडे को जो प्रत्यारोपण किया जाता है। क्वेश्चन वही यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि निषेचित अंडे युग्मनज खाली स्थान में
प्रत्यारोपित किया जाता है तो कहाँ पे किया जाएगा, तो देखिए योनि में नहीं हो जाएगा, अंडाशय नहीं हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा भी नहीं हो जाएगा, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा कि गर्भाशय में जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कान में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो देखिए कान में सिराएं जो होती है लेकिन उसके वजह से नहीं होगा। अगर कान में हड्डी हो जाएगा तो जो हो जाएगा नहीं मुड़ेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्नायु को भी हटाइए तो स्नायु कौन सा हो जाएगा, कान में जो होता है कार्टिलेज होता है, कान में क्या होता है, कार्टिलेज होता है जो मुलायम होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं उपास्थि बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शाकाहारी को खाली स्थान को पचाने के लिए सबसे लंबे छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए शाकाहारी को खाली स्थान को पचाने के लिए सबसे लंबे छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि शाकाहारी जो होता है क्या पचाने के लिए, तो शाकाहारी जो होता है पेड़ पौधे घास भूसा खाते हैं, उसमें जो है सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और उसको पचाने के लिए जो होता है उसकी छोटी आंतें सबसे लंबी होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में सहायता होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के रीढ़ की हड्डी 28 के शुरू किया है, यही गलत हो जाएगा, 28 नहीं होता है। देखिए मानव की रीढ़ की हड्डी 28 के शुरू का होता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए 28 नहीं होता है, बच्चों में जो होता है, अगर वयस्कों की बात करते हैं तो कुल जो होता है 26 होता है, वही अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में 33 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि मध्य कान में मौजूद अस्टेपिज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूदा अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि मानव शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि 26 होता है वयस्क में और बच्चे में कितना होता है, तो बच्चे में 33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। तो देखिए पाचक एंजाइम से कौन सा भरी होती है, लाइसोसोम बनी होती है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम में जो होते हैं हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है, वही यहाँ पे दिया गया है कि पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो इसका नाम है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 71 का एज हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अमीबा के मामले में होता है, जिनमें से एक जंतु को जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अमीबा के मामले में होता है, ठीक है, जिसमें एक जंतु को जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे क्या कहते हैं। तो अनुप्रस्थ विखंडन, अनुदैर्घ्य विखंडन, सरल विखंडन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी विखंडन उसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 72 का आपका सी हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर द्वारा फैलता है। तो देखिए फाइलेरिया, निमोनिया मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। हैजा रोग भी मच्छर के कारण नहीं फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 73 का जो हो जाएगा फाइलेरिया रोग जो होता है मच्छर के वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है। तो देखिए वर्तमान में पूछा गया हैदराबाद पहले जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था, बट जो है अभी जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती प्रस्तावित कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है हैदराबाद जो हो जाएगा आपका तेलंगाना का राजधानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है। तो ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक हो जाएगा। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष जो हो जाएंगे अजय बांगा हो जाएंगे। अब विश्व बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका 86। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 86 कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करने में सहायक होती है। तो देखिए अग्नाशय जो हो जाएगा रक्तचाप को नियंत्रण नहीं करेगा।
पीनियल ग्लैंड भी नहीं करेगा, पीयूष ग्रंथि भी नहीं करेगा। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि, यहाँ से जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है, ये कौन हो जाएगा, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो हो जाएगा आपका रक्तचाप को नियंत्रण करने के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो देखिए पौधे में एक होता है एक जटिल, पौधे में जो होता है दो प्रकार के जटिल ऊतक है, एक जो हो जाएगा आपका फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद होता है आपका जाइलम। तो एक हो जाता है फ्लोएम, दूसरा हो जाता है जाइलम। तो फ्लोएम जो होता है फूड का परिवहन करता है, और जाइलम जो होता है आपका जल का परिवहन करता है। और पूछा गया है क्या कि यह ऑक्सीजन को, यह जो है ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो देखिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा, यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो ये ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम का काम है फूड का परिवहन करना, बट ऑक्सीजन यहाँ पे फूड नहीं है पौधे के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे उसको अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन को जो है मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि यह शर्करा को जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो फूड बनाते हैं, वो शर्करा के रूप में जो होता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम जो होता है यहाँ पर द्विदिशात्मक कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 87 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइट्रस कैंसर एक प्रकार का है। तो देखिए कौन सा, साइट्रस कैंसर एक प्रकार का है। तो साइट्रस कैंसर एक प्रकार का जो है विषाणु जनित रोग भी नहीं है, कवक जनित रोग नहीं है, हार्मोन संबंधी विकार नहीं है। तो साइट्रस कैंसर एक प्रकार का जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक जो है 1000 केजी द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से ऊपर चलती है। इसके सहायक के बिल में तनाव के पूछा गया है। तो तनाव निकालना है इसमें। तो देखिए तनाव निकालने का एक फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला नहीं, थोड़ा सा इसमें क्लू लगता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे एक जो है बॉक्स है और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है और ऊपर की ओर तनाव लग रहा है। इसमें कौन सा, तो ऊपर की ओर तनाव लग रहा है। जो नीचे की ओर ये फोर्स लगाएगा कौन सा लगेगा, mg लगाएगा, और ऊपर की ओर फोर्स कौन सा लगेगा, तो ऊपर की ओर फोर्स आपका टेंसर लगाएगा, T लगेगा। यहाँ पे ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और एम का मान जो है 1000 केजी है एम का मान, और ऊपर की ओर त्वरित किया गया है। तो देखिए ऊपर की ओर जब त्वरित हो रहा है तो ऊपर की ओर जब त्वरित हो रहा है तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो देखिए जब ऊपर की ओर तब त्वरित हो रहा है तो यहाँ पे ए भी खींचना चाहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो देखिए T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। यहाँ पे T इक्वल टू एम को कॉमन लीजिए तो G प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए G प्लस ए हो गया। G का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, और A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका 1080 न्यूटन यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 जो है क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी पदार्थ के 3.6 ग्राम में पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तब उससे प्राप्त विद्युत ऊर्जा होगी। तो देखिए एक फार्मूला होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो देखिए ई के वैल्यू दिया गया है 3.6। तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए 3.6 इंटू 10⁻, ग्राम में दिया गया है। जब ये ग्राम में दिया गया है तो इसको केजी में बनाइए। तो केजी में बनाने के लिए 10⁻³ करना होगा, और जब 10⁻³ करना होगा और सी कितना हो जाएगा 2. इसका हो जाएगा यहाँ पे कि प्रकाश की चाल, सी क्या होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे जो है स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिए। जब ये पूरी तरह कैलकुलेट होने के बाद इसका आंसर क्या कौन सा आ जाएगा, 9 इंटू 10⁷ किलोवाट घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁷ किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीज जो है जेड इसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 25, जेड इसका दिया है परमाणु द्रव्यमान जेड दिया गया 25 दिया गया है का वायरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि XYZ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन को कि एक्स वाई जेड तथा जे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किस जो है तत्व में धात्विक लक्षण जो होता है अधिकतम हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, दी ऑप्शन क्या दिया गया है, एक्स में दिया गया है 2 4 8, एक्स में दिया गया है जो 2 4 8, एक दिया गया है 2 8 8, एक दिया गया है 2 8 8 1, एक दिया गया 2 8 8 7। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जिसके ब्राह्मण कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इनर्ट गैस होता है, तो इसको इसी तरह से काट दीजिए। आप जिसके ब्राह्मण कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप का हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। एक हो जाएगा आपका 4, तो 4 हो जाएगा आपका उपधातु, इसको भी काट दीजिए। तो देखिए इसमें पूछा गया का तो जिसके ब्राह्मण कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो होता है आपका धातु होता है। तो देखिए इसमें इसके ब्राह्मण कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अधिक धात्विक गुण हो जाएगा इसमें। इसी तरह से जो है इसका जो है इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कि किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए किनको सम्मानित किया गया है, तो इसमें जो है उपयुक्त दोनों को सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा एवं आयुष्मान खुराना दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। तो देखिए भारत ने जो है चंद्रयान 3 का जब लैंडिंग हुआ था उस दिन को जो है मनाया जाता है 23 अगस्त को जो लैंडिंग हुआ था, तो उसी को उपलक्ष्य में जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरह से जो है पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें कि इससे जो है बहुत ही इफेक्टिव आपको जो है एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो एग्जाम अभी चल रहा है इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप रेगुलर वाइज में इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जिनका एग्जाम है वो कंटिन्यूसली इसको देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम का है नहीं, 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक का वीडियो है। आप इसको एक बार देख जाइए, जो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, और टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।